तो स्टूडेंट्स आगे कंटिन्यू करते हैं हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। एग्जाम्पल नंबर 60 लॉन्ग सम्स चल रहे हैं अभी एंड विथ एडजस्टमेंट वाले सम्स मैं आपको करवा रहा हूँ। लास्ट एग्जाम्पल नंबर 57 मैंने आपको करवाया था एंड अभी एग्जाम्पल नंबर 60 जो है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। यहाँ पे सेम पिछले वाले जैसे आपको बैलेंस शीट दी हुई, लॉन्ग सम्स ऐसे ही होते हैं, इसके नीचे नोट्स आपको दी हुई है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब एडजस्टमेंट्स जो है वो आपको यहाँ पे दी हुई है। अब इन एडजस्टमेंट्स में से सबसे पहले आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, उसका फॉर्मेट भी मैं हमेशा पहले ही कॉपी कर देता हूँ। लाइव लेक्चर में हर बार बनाने जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा बहुत। तो ये फॉर्मेट है इसका एंड साइड में दो तीन अकाउंट्स भी मैं पहले से ही बना देता हूँ ताकि अगर जरूरत पड़े तो। ठीक है, चलो एक और दो तीन और पहले से ही कॉपी कर लेते हैं। ये अकाउंट्स आपको बनाने पड़ते हैं, कभी मशीन की एडजस्टमेंट, कभी टैक्स की एडजस्टमेंट। ठीक है, दो तीन पहले से ही कॉपी करके रखो। ओके, हाँ अब एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं हम, जैसे नॉर्मली सम करते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 20,000, accumulated depreciation of rupees 15,000 was sold for 12,000 rupees। अब सबसे पहले यहाँ पे जो मशीन है वो 20,000 की मशीन है, साइड में आप मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। मशीन जो है वो 20,000 की है, उस मशीन पे अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो 15,000 है। तो 15,000 माइनस करेंगे तो उसकी मशीन की वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन आएगी 5,000। अच्छा, ये 5,000 की मशीन हमने 12,000 रुपीज में बेची है। ओके, तो हमारा 7,000 रुपीज का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अभी इसके इफेक्ट जो है वो हमको अकाउंट में करने हैं। तो सबसे पहले तो एक मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा, यहाँ पे लिखूंगा मशीन अकाउंट। एंड दूसरा आपको यहाँ पे अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। एंड आपको एक और अकाउंट शायद बनाना पड़े, तो नीचे चलो मैंने कॉपी कर दिया, नहीं इसमें तो नहीं बनाना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मशीन की जो वैल्यू है ये आपको दी हुई है नोट्स में। प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट में आपको मशीनरी की वैल्यू दी हुई है 4,70,000 एंड 3,50,000। ठीक है, एंड 3,50,000 पिछले साल की मतलब ओपनिंग है, 4,71 इस साल के एंड की मतलब क्लोजिंग है। तो 3,50,000 यहाँ पे मैंने लिखा 3,50,000 एंड 4,70,000। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस सीएफ। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे जो मशीन हमने बेची उसकी एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स। सबसे पहले 15,000 का अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। अच्छा, मशीन में डेबिट का मतलब प्लस होता है, अभी तक तो आपको पता चल जाना चाहिए, इतने सारे सम सॉल्व किए। एंड क्रेडिट का मतलब माइनस होता है। अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक प्रोविजन है तो उसमें उल्टा होता है, क्रेडिट का मतलब प्लस एंड डेबिट का मतलब माइनस। अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस इसके ही नीचे आपको यहाँ पे शायद दिया हुआ था। यहाँ पे लोग माइनस करके देते हैं जानबूझ के, पर जो माइनस करके आंसर आया ना 4,10,000 एंड 3,00,000 रुपीज। ठीक है, ये वाला 4,00,000 यहाँ पे, ये 4,00,000 एंड 3,00,000, 4,10,000 एंड 3,00,000 हमारे कोई काम का नहीं। ठीक है, ऐसे कट लगा देना आप भी, हमारे कोई काम का नहीं है। अच्छा, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग है 50 एंड क्लोजिंग है 60, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग है 60, क्लोजिंग है 50। एक बार मैं वापस से चेक कर लेता हूँ, मिस्टेक नहीं हो कोई। ओके सही है, ओपनिंग है 50, क्लोजिंग है 60। यहाँ पे ओपनिंग मैंने उल्टा लिखा है, ओपनिंग है 50 और क्लोजिंग है 60, बच गए। हाँ अब यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस सीएफ ब्रॉट डाउन एंड यहाँ पे आएगा टू बैलेंस सीएफ। चलो ये इसके इफेक्ट्स हो गए। अच्छा, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है उसमें होती 4 एंट्रीज हैं। ठीक है, 2 एंट्रीज होती है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस की एंड 2 एंट्रीज एक्स्ट्रा होती है। यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आता है बाय न्यू डेप्रिसिएशन, न्यू डेप्रिसिएशन हमारे काम का होता है। एंड डेबिट साइड पे आता है टू डेप्रिसिएशन या अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन या एसेट सोल्ड। ये 4 अमाउंट्स इसमें आती है।
अच्छा हाँ, अब इसके इफेक्ट्स, सबसे पहले 20,000 की मशीन पे 15,000 का डेप्रिसिएशन था। तो डेप्रिसिएशन जो है उसके दो इफेक्ट्स होंगे। सबसे पहले यहाँ पे मशीन में होगा क्रेडिट 15,000, उसमें अमाउंट आएगी, यहाँ पे लिखूंगा बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये मशीन सोल्ड का डेप्रिसिएशन है तो इसका दूसरा इफेक्ट यहाँ पे आएगा 15,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड। अब इसके बाद दूसरा आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो मशीन है वो 5,000 रुपीज की मशीन थी और हमने 12,000 में बेची, तो 12,000 रुपीज हमें मिलेंगे। वो यहाँ पे मशीन में जाके मैं लिखूंगा सबसे पहले बाय बैंक एंड ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ सेल, 12,000 रुपीज हमें मिलेंगे। और जो प्रॉफिट है वो प्लस वाली साइड पे लिखते हैं, डेबिट साइड पे लिखते हैं प्रॉफिट, यहाँ पे लिखूंगा टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट है वो है 7,000 का प्रॉफिट। चलो ये हो गया, इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने यहाँ पे अकाउंट में लिख दी। अब इसके बाद इसको टैली करना है, तो सबसे पहले मशीन का क्रेडिट साइड का टोटल कर देते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो आ रहा है 4,97,000, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 3,57,000। क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, उसमें से मैं ये वाला टोटल माइनस कर देता हूँ, तो एक्जैक्टली 1,40,000 डेबिट साइड पे आ रहा है, मतलब ये हमने मशीन परचेज की, मशीन परचेज की अमाउंट है। इसके बाद अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन में तीन अमाउंट्स आपको दी हुई है, बाकी न्यू डेप्रिसिएशन जो हमारे काम का है। देखो ये जो ओल्ड 15,000 का डेप्रिसिएशन है ये कैश फ्लो में कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होता है। जो हमारा इस साल का न्यू डेप्रिसिएशन है हमें वो चाहिए, तो 15,000 प्लस 60,000 ये होता है 75,000 दोनों साइड पे लिखेंगे। 75 में से 50,000 आप माइनस करोगे तो बाकी 25,000 आएगा, ये मैंने माइनस किया, आया 25,000। अभी इसके इफेक्ट्स हमारे सम्स में किस तरीके से होंगे। सबसे पहले तो अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। फिर ये जो मशीन हमने 12,000 में बेची ये हमारा इन्वेस्टिंग में जाएगा, इनफ्लो में जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैं यहाँ पे लिखूंगा मशीन सोल्ड या रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, आप दोनों में से कुछ भी लिखो, 12,000 रुपीज हमें मिले। अच्छा, इसके बाद दूसरा डेबिट साइड पे यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन है 7,000। ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन जो है वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, वो हम माइनस करते हैं। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से माइनस करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी एंड इसकी अमाउंट आपको यहाँ पे दी हुई है 7,000। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मशीन परचेज। ठीक है, हमने मशीन कितने की परचेज की 1,40,000, तो इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो में जाएगा, यहाँ पे लिखूंगा मशीन परचेज। मशीन परचेज की जो अमाउंट है वो है 1,40,000, मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। चलो ये हो गया। इसके बाद अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन में तीनों अमाउंट्स कोई काम की नहीं है, इसमें सिर्फ ये जो न्यू डेप्रिसिएशन वाली अमाउंट है ये मेरे काम की है। न्यू डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है 25,000 है, ये 25,000 जो है वो मैं यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग में ऐड करूंगा नॉन कैश एक्सपेंस में। मैं यहाँ पे लिखूंगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ओके, इसकी जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पे दी हुई है 25,000। चलो पहली एडजस्टमेंट जो है वो सॉल्व हो गई हमारी। सेकंड एडजस्टमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% विच इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ठीक है, ये आप पहली बार सीख रहे हो, ध्यान से सीखो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो बेची है एंड उस पर हमको 20% का प्रॉफिट हुआ है। सबसे पहले नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दी हुई है। 40 पहले थी 50,000 अभी हो गई 40,000। ठीक है, तो अभी पहले थी 50 अभी हो गई 40। मैं इसका सबसे पहले एक अलग से अकाउंट बनाऊंगा। चलो अच्छा मैंने कॉपी किया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर लिखूंगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की डेबिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस आएगा 50 एंड 40 था शायद, एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ। ओके 50 एंड 40,
ठीक है, 50 एंड 40, तो यहाँ पे आएगा 50, ठीक है, एंड यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में आएगा 60। ये इसका ओपनिंग बैलेंस है, एंड ये जो है ये इसका क्लोजिंग बैलेंस है। कंटिन्यू करते हैं। तो 50,000 की इन्वेस्टमेंट हमारे पास पहले थी, अभी 60,000 की इन्वेस्टमेंट हो गई, मतलब हमने 10,000 की इन्वेस्टमेंट बेची होगी। ठीक है, बुक वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड इक्वल्स टू 60,000 माइनस 50,000 इक्वल्स टू 10,000। ओके, या 10,000 पूरा लिखो। हाँ, अब क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट में ऐसे लिखा हुआ है कि ये जो इन्वेस्टमेंट हमने बेची है ये 20% के प्रॉफिट पे बेची है। ठीक है, 20% के प्रॉफिट पे बेची है हमने, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूंगा प्रॉफिट, क्या आएगा 10,000 का 20%, ठीक है, ये होता है 2,000 रुपीज। तो 2,000 रुपीज के प्रॉफिट पे बेची है हमने ये वाली एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो जो हमारी सेलिंग प्राइस होगी, यहाँ पे लिखूंगा सेलिंग प्राइस, वो होगी 10,000 की बुक वैल्यू एंड 2,000 का प्रॉफिट, तो टोटल सेलिंग प्राइस जो है वो होगी 12,000 रुपीज। अब इसके इफेक्ट्स यहाँ पे कैसे होंगे, सबसे पहले तो हमने जो इन्वेस्टमेंट बेची है, यहाँ पे आएगा बाय बैंक अकाउंट, ये है इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ब्रैकेट में मैं यहाँ पे अमाउंट में लिखूंगा मैं 12,000, और इस पे जो प्रॉफिट हुआ वो हम डेबिट करते हैं, यहाँ पे लिखूंगा टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड ये जो प्रॉफिट है वो है 2,000 का। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद इसको हम टैली कर देते हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो है 60 एंड 12 72,000, यहाँ पे भी आएगा 72,000। अच्छा, 72,000 में से 2,000 एंड 50,000 जो है वो हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ रहा है 20,000 डेबिट साइड पे, तो यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट, मतलब ये इन्वेस्टमेंट जो है वो हमने परचेज की। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो न्यू पॉइंट मुझे आपको सिखानी थी वो ये है कि क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% which is transferred to capital reserve। नॉर्मली सारे प्रॉफिट्स जो हैं वो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, पर यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको बताया हुआ है कि जो प्रॉफिट है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया। अब होगा क्या, यहाँ पे अकाउंट में गए, यहाँ पे अकाउंट में गए, अच्छा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में मेरी मिस्टेक तो नहीं, मैं एक बार वापस से चेक करूँ, ओपनिंग वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू में चेक कर रहा हूँ। ओके, हाँ, मैंने अमाउंट चेंज नहीं की, एंड 50 एंड 40 थी इसकी अमाउंट, 50 एंड 40 मैंने चेंज नहीं की, 50 एंड क्लोजिंग में मैंने अभी तक 60 लिखा है, 40 आएगा। अभी एक बार वापस से चेक करना पड़ेगा मेरे को। तो अभी क्रेडिट साइड का टोटल है 52,000 एंड डेबिट साइड का जो टोटल है वो 50। ओके, इजी हो गया, टैली हो गया, तो ये बैंक वाला अमाउंट नहीं आएगा, यहाँ पे ये अकाउंट टैली हो गया। अच्छा हाँ, अब ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सम की। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो प्रॉफिट है इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है, अब है एक्चुअली इजी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व हमने 2,000 किया, तो इसका इफेक्ट हम हमारे पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं पे भी नहीं करेंगे। आप अगर क्वेश्चन में जाओगे तो कैपिटल रिजर्व आपको दिया हुआ होगा, ये रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व आपको दिया हुआ है, उसमें आपको अमाउंट दी हुई है 2,000 रुपीज। अब नॉर्मली रिजर्व्स का क्या रूल होता है, रिजर्व्स का ये रूल होता है कि भाई अगर रिजर्व की वैल्यू बढ़ती है तो वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं रिजर्व में, अगर ट्रांसफर करते हैं पैसा। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में ऐड होता है, पर ये जो 2,000 हमने ट्रांसफर किया है ना, ये ऐड नहीं होगा क्योंकि ये प्रॉफिट है।
जो हम जर्नल रिजर्व में फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको वैल्यू दी हुई है, जर्नल रिजर्व की वैल्यू पे ध्यान दो। पहले आपको दी हुई थी 20,000, अभी आपको दी हुई है 33,000। जनरल रिजर्व की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई 13,000 रुपीज। तो उसका जो इफेक्ट है वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, एंड यहाँ पे 13,000 में ऐड करूंगा। पर यहाँ पे मैं ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व में 2,000 नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट है। ठीक है, ये जो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हमने किया, ये जो 13,000 रुपीज है, ये 13,000 नॉर्मली प्रॉफिट का पैसा होता है, प्रॉफिट में से हम ट्रांसफर करते हैं। पर वो जो 2,000 है वो इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे कोई भी इफेक्ट हमको नहीं करना है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। उसके जो इफेक्ट्स है वो मेरे करने बाकी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हमने बेची 12,000 रुपीज में, वो पैसे हमको मिलेंगे। बाकी बैलेंस की एंट्री होती नहीं है, प्रॉफिट की एंट्री हम इस सम में नहीं करेंगे। नॉर्मली ये जो प्रॉफिट है ये मैं वहां पे ऐड करता हूँ। ये जो प्रॉफिट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मैं यहाँ पे ऐड नहीं, सॉरी, लेस करता। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,000। ठीक है, पर यहाँ पे नहीं होगा कुछ भी। यहाँ पे सिर्फ मशीन जो हमने इन्वेस्टमेंट जो हमने बेची उसका इफेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, ऐड में जाएंगे, मैं लिखूंगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इसमें जो अमाउंट है वो आएगी यहाँ पे 12,000। चलो ये हो गया, इसकी भी एडजस्टमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई। हाँ, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं थर्ड एडजस्टमेंट पे। यहाँ पे लिखा हुआ है डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट पार ऑन 1 अप्रैल, कि भाई डिबेंचर्स हमने पहली डेट पे ही रिडीम कर दिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, जस्ट इन्फॉर्मेशन। एक्चुअली इस एडजस्टमेंट का खुद से कोई इफेक्ट नहीं होता है, पर डिबेंचर्स वगैरह का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में ये डेट काम आएगी, क्योंकि हमने डिबेंचर्स साल की स्टार्टिंग में ही रिडीम कर दिए। पहले ये देखते हैं कितने रिडीम किए। सबसे पहले तो डिबेंचर्स की जो अमाउंट है ये रही, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में दी हुई 12%। इंटरेस्ट की अमाउंट है 12%। ये 12% जो है वो इंटरेस्ट की अमाउंट है, वो हम पे करेंगे। पर कौन सी अमाउंट पे करेंगे वो उसमें ये डेट काम आएगी। अब सबसे पहले साल की स्टार्टिंग में थे 1 लाख रुपए के डिबेंचर, साल के एंड में हो गए 80,000 के डिबेंचर्स, मतलब 20,000 के डिबेंचर्स हमने रिडीम किए हैं। तो डिबेंचर्स हमने रिडीम किए तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, एंड इसमें जो अमाउंट है वो आएगी 20,000। अच्छा, अब यहाँ पे इसका जो इंटरेस्ट है उसकी कोई एडजस्टमेंट वगैरह दी हुई? इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है। तो अब इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है तो मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि जितना पे करना चाहिए था उतना ही हम पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है वो अभी किस अमाउंट पे होगा मैं वो भी आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले डिबेंचर्स की अमाउंट थी साल की स्टार्टिंग में 1 लाख, और फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने 1/4/18 को ही डिबेंचर्स रिडीम कर दिए। मतलब जो 20,000 के डिबेंचर्स है वो हमने पहली डेट पे रिडीम कर दिए, तो फिर उस पर पूरे साल का इंटरेस्ट बनता नहीं। तो मैं ऐसे कैलकुलेट करूंगा ऑन 1/4, यहाँ पे लिखूंगा ऑन 1/4/18 वी हैड डिबेंचर्स ऑफ ₹80,000। तो फिर इंटरेस्ट जो है वो भी 80,000 पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा 80,000 का 12%, पूरे साल का हम निकालेंगे। 80,000 का 12% होता है 9600। इसके दो इफेक्ट्स होंगे। सबसे पहले ये जो 9600 है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 9600 यहाँ से माइनस होगा, और दूसरा जो उसका इफेक्ट है वो यहाँ पे होगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे। ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की जो अमाउंट है वो आएगी 9600 रुपीज। चलो ये एडजस्टमेंट जो है वो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अभी इसके बाद है फोर्थ एडजस्टमेंट, लिखा हुआ है टैक्स ऑफ ₹15,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये शब्द
इंपॉर्टेंट है। पे एक होता है पेड और एक होता है मेड। ठीक है, पेड लिखा हुआ हो मतलब ये हमने पे किया है पिछले साल का टैक्स, एंड अगर मेड लिखा हुआ हो तो वो करंट ईयर की अमाउंट होती है। अब सबसे पहले जैसे ही वाली एडजस्टमेंट आती है, मैं एक प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना लेता हूँ। ठीक है, एक मैं यहाँ पे जाके प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाऊंगा। कभी इसकी जरूरत पड़ती है, कभी नहीं पड़ती, पर अभी मैं सिखा रहा हूँ तो मैं पूरा बना ही देता हूँ, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। ठीक है, ये क्रेडिट, ये एक रिजर्व है, आप ऐसे बोल सकते हो। प्रोविजन है तो इसका क्रेडिट साइड पे प्लस, डेबिट साइड पे माइनस होगा। इसमें 4 ही अमाउंट्स आती हैं। क्रेडिट साइड पे इसका ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड डेबिट साइड पे इसका आता है क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पे आएगा बैलेंस ये। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे इसकी डेबिट साइड पे आती है टू बैंक वाली अमाउंट, ये होता है टैक्स पेड वाली अमाउंट, वो यहाँ पे आती है। और क्रेडिट साइड पे यहाँ पे आता है बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में यहाँ पे जो हमारा टैक्स मेड है करंट ईयर का वो आता है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको टैक्स पेड की अमाउंट दी हुई है 15,000, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू मैं देख लेता हूँ कितनी आपको दी हुई है। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की अमाउंट नहीं दी हुई है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपको दिया हुआ है, ट्रेड पेबल आपको दिया हुआ है। ठीक है, कहीं पे भी इसकी अमाउंट आपको नहीं दी हुई। नीचे एडजस्टमेंट में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। ठीक है, इंटरेस्टिंग, अब ध्यान दो इसका क्या इफेक्ट होगा। 15,000 हमने पे किया, अब इसका अकाउंट जो है वो अभी आपको काम आएगा। 15,000 हमने पे किया है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 15,000। अब ये भी आपको जीरो दिया हुआ है, ना ओपनिंग दिया हुआ है ना क्लोजिंग दिया हुआ है। अब आप इसको टैली करोगे तो 15,000 डेबिट साइड का टोटल दोनों साइड पे आएगा, एंड फिर वही 15,000 जो है वो यहाँ पे भी आएगा। मतलब ये 15,000 के अब दो इफेक्ट्स होंगे। ये हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये टैक्स पेड भी है, और ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये टैक्स मेड भी, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है। सपोज करो ओपनिंग जो है, ओपनिंग आपको बैलेंस दिया हुआ होता है या क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ होता। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होता 50,000, क्लोजिंग बैलेंस आपको यहाँ पे सपोज करो दिया हुआ होता 40,000। तो फिर प्लस माइनस करके ये अमाउंट मैं निकालता, कभी 40 प्लस 15 ये होता है 55, 55 माइनस 5 50,000 ये होता है 5,000। पर यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ है, ओपनिंग बैलेंस भी नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं दिया हुआ है, तो यही 15,000 फिर हमारा करंट ईयर का प्रोविजन भी होगा। इसके दो इफेक्ट्स होंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो हमने टैक्स पे किया वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यहाँ पे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के नीचे आता है, यहाँ पे मैं माइनस करूंगा 15,000। अच्छा, दूसरा जो उसका इफेक्ट आएगा वो हमारा एडजस्टमेंट में आएगा। यहाँ पे वर्किंग नोट में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएगा टैक्स या प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, इसकी अमाउंट भी यहाँ पे हम ऐड करेंगे 15,000 रुपीज। ये एडजस्टमेंट हो गई कंप्लीट। फिर इंटरिम डिविडेंड आपको दिया हुआ है 25,000, इसके भी दो इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले जो इंटरिम डिविडेंड है वो फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाता है, आउटफ्लो में, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड हम पे करते हैं। यहाँ पे आएगा इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड जो है वो 45,000 आपको दिया हुआ है, वो मैंने यहाँ पे माइनस किया। उसका जो दूसरा इफेक्ट है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, वो यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड होता है इंटरिम डिविडेंड। अब ये जो है ये लॉन्ग सम्स हैं, लेंथी हैं। डायरेक्टली अगर आप ये वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो तो आपको नहीं समझ में आएगा। आपके इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर्स आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपका समझा हुआ होना चाहिए। अगर आपका वो समझा हुआ है तो इसमें मैं कुछ न्यू नहीं समझा रहा हूँ, इसमें सिर्फ तीनों एक्टिविटीज में साथ में करवा रहा हूँ। पर आपकी अगर पहले की तीनों एक्टिविटी नहीं समझी हुई है तो ये आपका एक तरीके से काला अक्षर भैंस बराबर होगा। तो इंटरिम डिविडेंड का मीनिंग मैंने पहले की वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया हुआ है। परसेंटेज दिया हुआ हो तो किस अमाउंट पे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं वो भी मैंने पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में बताया हुआ है। ठीक है, अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, उसमें से कौन सी अमाउंट हमारे काम की है, कौन सी काम की नहीं है, ये सब मैं स्टार्टिंग से आपको समझाते आ रहा हूँ। तो अगर आप ये डायरेक्टली ये वाला वीडियो लेक्चर देखोगे या बहुत सारे
मतलब मैंने बहुत सारे देखे हैं लोग, बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा है जो डायरेक्टली लॉन्ग सम से स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ी बहुत थ्योरी समझा दी एंड फिर डायरेक्टली बोलते हैं चलो लॉन्ग सम। तो ऐसे नहीं होता ये वाला चैप्टर, लेंदी है ये वाला चैप्टर, बड़ा चैप्टर है एंड समवॉट टिपिकल चैप्टर है। आप डायरेक्टली लॉन्ग सम सीखने की कोशिश करोगे तो नहीं आएगा, आपको पहले शॉर्ट सम्स हर एक टॉपिक को इंडिविजुअली ब्रेकआउट करके सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही कंबाइन आएगा आपको समझ में। ठीक है, चलो ये एडजस्टमेंट हो गई। उसके बाद सिक्स्थ एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, बोर्ड हैज प्रपोज्ड फाइनल डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर ended on 31st March 2020 at 10%. The shareholders did not declare या approve. ओके, तो इसका कोई भी एडजस्टमेंट का इफेक्ट जो है वो नहीं होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बोर्ड ने डिविडेंड जो है वो दिया 10% एंड शेयर होल्डर्स ने अप्रूव ही नहीं किया, तो ना अप्रूव हुआ है ना पे हुआ है, तो उसकी कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे इसका रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो अब एडजस्टमेंट जो है वो सारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट एक और लेक्चर बनेगा, थोड़ा लेंथी है वाला सा, एंड नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो बाकी का अंटिक आइटम्स के इफेक्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल इस लेक्चर को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एंड ये सम को कंटिन्यू करेंगे।